अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत इसरार रहा और ख़ास तौर पर हमारे दोस्त भाई अमीर अब्बास साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ जो मुलाकात हुई, उसके अंदर मौजूद थे। अंदर की खबरें इनके पास बहुत हैं और मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगा, जो कि वादा करके आए हैं, कुछ ज़्यादा बातें नहीं करनी है। लेकिन मैं छोटा-सा एक सवाल ज़रूर पूछूँगा, उसका जवाब मैंने लेना है और उसके बाद हम बाकी इश्यूज़ की तरफ चलेंगे। पहले ज़रा अमीर अब्बास साहब, आप बड़ी डिटेल और सुना है कि बड़ा वो तकरीबन 6:30 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक बड़े स्पेल चलते रहे, हाई टी चलती रही, आइसक्रीम चलती रही, अफ्तार डिनर था। आपने इस सारे मसले में जनरल साहब को बड़ा कंपोज़ पाया, जितनी कमांड थी, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई है। आप क्या समझे हैं कि इस बैठक का मकसद क्या था? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। सवालों जवाब तो मुझसे ना पूछेगा, मैं माहौल आपको बता देता हूँ कि माहौल क्या था। देखिए, मुझे को 15 साल हो गए पाकिस्तानी सहाफत। आपको एक अरसा हो गया 2 दहाइयों से ज्यादा पाकिस्तान में वकालत के प्रोफेशन से। मुझे कोई एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बता दे कि सारे चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी बनते हैं तुर्रम खान, कि किसी ने साफियों को बुला के या दानिश्वरों को बुला के, चले साफियों को छोड़ दे, किसी और इंटेलिजेंस शो को बुला के उनको अपने सामने बिठाया और उनसे कहा कि मैं हाजिर हूं, मैं पंचिंग बैग हूं, करो जो सवाल करना है मुझसे। ये पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी बुलाए ना साफियों को और पूछे आसिफ अली जरदारी साहब से कि वो मोहतरमा की वसीयत कहां से आ गई और पार्टी के सरबराह कहां से बन गए। कोई कर सकता है सवाल बिलावल साहब से, जरदारी साहब से, कि बिलावल साहब को आपने 22-23 साल की उम्र में पार्टी का सरबराह कैसे बना दिया? कख का काम नहीं किया था बिलावल साहब ने। बिठाए ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के दानिश्वरों को, साफियों को सामने, और उनसे कहे कि पूछो जो पूछना है हमसे, हमारे तर्ज सियासत के बारे में और हमारे मालूमता के बारे में। कोई और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जुर्रत करके दिखा देगी। मेरे लिए तो हैरत का बायस था। अच्छा, मेरा अगर पहले भी तजुर्बा रहा है आईएसपीआर की और आर्मी की तरफ से जो ब्रीफिंग होती रही है उनमें जाने का। 5.5 घंटे की ब्रीफिंग थी। तकरीबन 1:15 बजे ब्रीफिंग खत्म हुई। वो खत्म नहीं हो रही थी। हमारे कुछ दोस्त जो लाहौर से आए हुए थे, जिनमें चौधरी गुलाम हुसैन साहब थे, इमरान खान थे, हाँ जी, तो उनको जरा जल्दी दी कि जी हमने वापस जाना है, तो आप दुआएं खैर कर दें। वरना चीफ साहब ने कहा कि जी सहरी का एहतमाम करें, और सहरी का समझे एहतमाम हो गया था। यानी 5.5 घंटे, और अगर 1.5 घंटे का आप इफ्तार का भी लगा ले तो 7 घंटे हम वहां रहे। इतने सख्त सवालात हुए, इतने सख्त सवालात कि अगर मैं आपको सवाल बता दूं तो आप कानों को हाथ लगाएं कि यार इतना ताकतवर इंसान इस मुल्क का, जिसके बारे में इतनी हैबत है कि जी वो बंदे खा जाता है, वो गोलियां मार देता है, वो पता नहीं क्या जो है, वो कोई मंगोल है, और वो इदारा पूरा जो है वो मंगोलों की तरह हमलावर हुआ है। वो कुछ भी नहीं है बाबा। हाँ, आप किसी तरीके से बात तो करें। अगर आप मुहिम चलाएं, अगर आप किसी के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दें, आप जहन बना लें कि बस मैंने इसको छितर मारने हैं, मैंने फौज को छितर मारना है, मैंने डीजीआईएसआई को लिटा के छितर मार, अगर आप ये जहन बना लें तो वो तो प्रेजुडिस है ना। तो वो तो कोई इदारा हो, फर्दे वाहिद हो, ह्यूमन नेचर है, ऑर्गेनाइजेशनल नेचर है, स्टेट नेचर है, वो बर्दाश्त नहीं करता इस चीज को। जहां तक सवालों जवाब का ताल्लुक है, आपके जहन में जो सख्त से सख्त, या आपके जो सुनने वाले हैं इस वक्त, वो तसव्वुर कर लें कि फौज से सख्त क्या सवाल हो सकता है। वो सवाल किए हमने। किसी एक सवाल पर आर्मी चीफ के माथे पे शिकन नहीं आई, किसी एक सवाल पर उन्होंने बुरा महसूस नहीं किया, किसी एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसका जवाब नहीं देता। किसी एक सवाल पर हमें घबराहट महसूस नहीं होगी, यार ये ना हो के बाहर निकलेंगे और हमें उठा लिया जाएगा। यानी इतने खुशगवार माहौल में, और बल्कि हमारे 2-3 दोस्तों ने, साथियों ने, आप समझ लें, थोड़ा ट्रेस पास भी किया। वो जरा काउंटर कर रहे थे बहुत ज्यादा, या उन्होंने थोड़ा सा मिसबिहेव भी किया चीफ साहब से, टॉन्ट भी किए। इसके बावजूद कोई वहां पे ऐसी नाखुशगवार बात नहीं हुई। बहुत ही कंपोज, जैसे आपने कहा, चीफ साहब थे। बड़ा ही एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। बल्कि हमसे ज्यादा तो चीफ साहब रिलैक्स थे, और वो लतीफे भी सुना रहे थे। वो बेटा, बहन, भाई, इस जुबान से मुखातिब थे, और उन्होंने खुद उसको, महफिल को
लाइटेड टोन पे लेकर आए। अगर हमारी तरफ से सख्त सवाल होता था तो बजाय ये कि वो हाइपर होकर भड़क जाएगा तो अड़ी ऐसी थी तैसी, वो खुद ब खुद कोई लतीफा सुना के और बात को टोन डाउन कर देते थे। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी रिवायत है और ये बाकी इदारों को, रियासत के इदारों को शर्म आनी चाहिए। आप मुझे बताएं अजहर सिद्दीक साहब, कभी एफबीआर ने बुलाया सहाफियों को, दानिशवरों को, वकीलों को कि आओ भाई मुझसे सवाल करो? कभी स्टेट बैंक ने, एससीसीपी ने, कभी किसी सूबे के चीफ सेक्रेटरी ने, कभी कोई सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने, कभी आईजी पुलिस ने कहा कि आओ बुला, आओ मेरे पास हो, मुझसे सवाल करो? तो ये एक बड़ी ही जबरदस्त रिवायत है और ये फौज में कायम है रिवायत। अच्छा, इससे पहले भी मुझे 6-6, 7-7 घंटे की ब्रीफिंग अटेंड करने का मौका मिला। फिर इसमें एक और बड़ी खूबसूरत बात थी, वो ये कि जो फौज के इंतहाई सख्त मुखालिफ हैं सहाफी, जो बहुत प्रो पीएमएलएन या बहुत प्रो पीपल्स पार्टी है, हमारे यहाँ ये भी तो एक जबरदस्ती का निकाह हो गया ना कि अगर आप प्रो नून लीग है तो आपने हर हाल में एंटी आर्मी भी बनना ही बनना है, या अगर आप प्रो पीपल्स पार्टी है तो आपने हर हाल में आर्मी एंटी आर्मी भी बनना ही बनना है। ये एक जबरदस्ती का निकाह है इस मुल्क पे। वो सहाफी जो कोई मौका नहीं जाने देते फौज को चुटकी काटने का, कम से कम 6-7 सहाफी वो भी थे वहां पे, कम से कम। और कहे ना आप आसिफ जरदारी साहब को कि किसी न्यूट्रल जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दें, नवाज शरीफ साहब जरा किसी न्यूट्रल जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दें। वो याद है आपको वो तलत हुसैन साहब वाला इंटरव्यू नवाज शरीफ का, जिसमें एहसन इकबाल पीछे बैठे हुए थे और तलत हुसैन साहब ने एक शख्स, आज तो खैर तलत हुसैन साहब की आंखों का तारा है नून लीग और वही नवाज शरीफ, लेकिन जब तलत साहब ने कुछ सख्त सवाल किए पंजाब हुकूमत के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, तो फौरन एहसन इकबाल साहब ने लुकवा दिया कि नहीं जी इस सवाल को ना करें, सवाल छोड़ दें। यहाँ पे फौज के मुखालिफ भी बैठे हुए हैं, फौज के हमदर्द भी बैठे हुए होंगे। तो ये एक बड़ी ही रोशन मिसाल है मेरा ख्याल है। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फौज जाते काम नहीं कि वो जो है वो ब्रीफिंग दे। बाबा, पूरी दुनिया में फौज हो या कोई, आप फौज को एक स्टेट इंस्टीट्यूशन लेना यार। आप फौज को क्यों ले रहे हैं कि वो कोई कोई और खलाई मखलूक है? वो क्या है? इसी मुल्क का एक इदारा है ना। हाँ, उसके ऊपर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें भी शिकायतें हैं उसके कुछ कामों से, लेकिन बहरहाल वो एक इदारा है, तो आप उसको एक इदारे के तौर पर लें। हर इदारे को देखिए, अगर आप इंफॉर्मेशन को, आपका इतना काम है अजहर साहब ह्यूमन राइट्स के हवाले से और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के हवाले से, अगर आप इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो वो डिस इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाएगी। नुकसान उसका होगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो बेहतर यह है कि आज के जमाने में आप इंफॉर्मेशन खुद शेयर कर दें, इससे पहले कि वो डिस इंफॉर्मेशन बन के आपके खिलाफ एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल हो। लिहाजा फौज एक इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह किसी भी इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान की जर्नलिस्टिक कम्युनिटी हो या इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलिजेंसिया हो, जिनका काम ओपिनियन मेकिंग है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आम आदमी तक खबर पहुंचाते हैं, अगर उनको उनको कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता होगा, अब ऐसी ऐसी चीजों को कॉन्टेक्स्ट हमें पता चला वहां पे, जो कम से कम, मैं तो उनमें से बहुत सी चीजों के बारे में मेरे अपने भ्राम थे। मैं कहता था यार फौज की करती है, फौज बड़ी जालिम, फौज फलाना ढमकाना, हम भी खोजते थे। लेकिन वहां जाके लगा कि नहीं यार ठीक है कुछ मसले मसाइल, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं चीफ साहब, इसमें इसमें दम खम है, इसमें लॉजिक है। और वहां पे कई ऐसे साथी मैंने बताया जो फौज के मुखालिफ भी थे, वो भी नहीं काउंटर कर सके उस लॉजिक को चीफ साहब के सामने। ऑल तो वहां पे काउंटर का क्वेश्चन मौजूद था, मैंने खुद कई सवालों पे उनके जवाब पे काउंटर किया। तो ये एक अच्छी रिवायत है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर फौज अपने आप को आइसोलेशन में रखती है तो आपके पेट में मरोड़ उठते हैं कि फौज की कर दी है, फौज दस दी कुछ दी, फौज फलाना अगर वो अपने आप को ओपन अप करना चाहती है, वो अपनी पॉलिसीज को लोगों से शेयर करना चाहती है, तो आपके पेट में मरोड़ उठता है। तो असल में तो आपको फौज से खा रहा है, आपको किसी के चीज के राइट या रॉन्ग होने से कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ यहाँ अमीर बात साहब, बड़ी जबरदस्त आपने और बड़ा अच्छा सेशन, और आपने बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बहुत गुजरे हैं, लेकिन जिस आसन तरीके से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने और पूरा मौका दिया है, और उस मुखालफ बयानियों को जिन्होंने क्या क्या बातें नहीं की, यानी अबसार आलम के बारे में जो बातें हुई वो भी मैं और आते और उनका बस नहीं चला, उन्होंने आते फिर वो ट्वीट डाल दिए वो ही बातें करके। लेकिन एक जो फिफ्थ जनरेशन वार का एक जो इंप्रेशन, जो आपने डिस इन्फॉर्मेशन को, असल में मैं डिस इन्फॉर्मेशन को जोड़ता हूँ फिफ्थ जनरेशन वार के साथ, कि उसको काउंटर करना बड़ा जरूरी था, और ये एक बड़ा अच्छी रवायत कायम की है। और जिस तरह मुझे जो जो मेरे तक पता है कि हर चीज का, हर टीवी प्रोग्राम का, हर जर्नलिस्ट के बारे में, यार हर एंकर के बारे में पता था उन्होंने किस प्रोग्राम में क्या बात की है।
और ये आपकी सजेशन बड़ी जबरदस्त है कि ये इसको आगे चलना चाहिए। बल्कि इवन आप तो कह रहे हैं कि साहब मुख्तलिफ इदारों के साथ, मैं समझता हूँ हमारे अदलिया के साथ भी, यानी हमारे चीफ जस्टिस और जजेस, सीनियर जजेस के साथ भी इस तरह बैठकर एक गुफ्तगू करने में हर्ज कोई नहीं है। यानी इन चीजों को साइड पर रखकर और ये एक ओपन डायलॉग करके जो बातें आ रही हैं, यानी जिस तरह का इंप्रेशन आ रहा है, और खास तौर पर यानी जो एक डिवाइड हमारी अब अदलिया में नजर आ रहा है, स्पेशली आपने जस्टिस काजी फायजिसा में देख लिया, वो एक इल्जाम है और बातें इस तरह हो रही हैं कि पेटी बंद भाई को या उसको कोई एडवांटेज मिल गया है, और ये भी हकीकत की बात है कि सोर्स को बता नहीं सके, मनी ट्रेल आ नहीं सके, एहतसाब का निजाम। यानी एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि हमने देख लिया कि फौज के अंदर भी कोर्ट मार्शल और वो सारा प्रोसेस मौजूद है। अ, यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में कोई अदलिया के बारे में बात नहीं हुई कोई? अच्छा, एक कथा कलामी की माजरत, आपने कोर्ट मार्शल की बात की। चीफ साहब से ने कहा कि मैंने अपने एक हमारा ऑफिसर था, उसने एक कमांडो को थप्पड़ मारा, वो शायद कर्नल था मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हाँ, बताऊं। उन्होंने कहा हमने डिमोट कर दिया, हमने मेजर कर दिया। इतने रोज छितर मार देने ब्यूरोक्रेसी टॉप में नीचे वाले। रोज डीसी जो है वो तहसीलदार को जलील करता है, रोज जो डीएमजी वाले हैं वो नॉन डीएमजी को जलील करते हैं, जो एसपी है एसएसपी है वो नॉन पीएसपी को जलील करते हैं, छुट्टे मारते हैं, इनकी तस्लील करते हैं। मैंने खुद देखा है इन लोगों को। बारिश एक सब इंस्पेक्टर होगा या ऐसा ही होगा, उसको सारे बज में जलील करते हैं ये पीएसपी। है कोई डिमोट हुआ इस बात पे? कोई कोई हुआ एसपी इस बात पे डिमोट कि उसने अपने किसी सब ऑर्डिनेट को की तौहीन किया, उसको इंसल्ट किया, थप्पड़ मारा उसको? आपको याद है कि एबटाबाद में आज से 1.5 साल पहले इसी हुकूमत में जो कमिश्नर एबटाबाद था, वो निकला बाजार में को रेट वेट चेक करने के लिए, और उसने एक रेडी बांध जो है उसको थप्पड़ मारे, ठुड्डे मारे, उसकी रेडी उल्टा दी। वो आज भी मौजूद है आपकी सर्विस के अंदर। वो आपको याद है, वो एक पीपल्स पार्टी की पॉलिटिशियन थी जिन्होंने सिंध में जाके वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को थप्पड़ मारे थे इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में। ये तो इस मुल्क के बिल्कुल, बिल्कुल करते ही याद थे, है। कोई किसी से पूछता नहीं। ये एबटाबाद के कमिश्नर एक रहे हैं, उन्होंने वो गए बाजार के अंदर को रेट वेट चेक करने के लिए, एक गरीब रेडी बांध कितना कमा लेता होगा झाड़ी में यार, 150, 200, 250 रुपए का प्रॉफिट कमाता होगा, जाके उसको थप्पड़ मारे, ठुड्डे मारे, उसका सामान उलट दिया। वो आज भी सर्विस में मौजूद है। वो एक तारड़ जो चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान था, वो जाके ह्यूमिलिएट कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, और उन्हें कह रहा है तुम टैक्स नहीं देते, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। वो वहां से उठा के उसको लगा दिया गवर्नर पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, या सब कुछ 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 यहाँ पे ओहदा दे दिया पंजाब में, वो आज भी सर्विस में मौजूद है, और वो कल को आपका चीफ सेक्रेटरी भी हो सकता है, किसी और सूबे का सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे एक कर्नल थप्पड़ मारता है, वो डिमोट होकर मेजर हो जाता है। इसी तरह से उन्होंने कुछ और भी बताया, तो 5-6 उन्होंने केसेस रेफर किए जहां पे उन्होंने मेजर जनरल लेवल के लोगों को सजाएं दी, उनको डिमोट किया। कुछ लोगों को आपको पता है वो गद्दारी के इल्जाम में भी एक ब्रिगेडियर और एक मेजर यस। जनरल को, एक को सजा मौत हुई और एक को जो है वो उम्र कैद की सजा हुई। तो ये अकाउंटेबिलिटी का निजाम मौजूद है। आप ये चाहते हैं कि जिस तरह अकाउंटेबिलिटी की तशहीर होनी चाहिए वो नहीं हो सकती है। फौज एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है किसी भी और रियासती इदारे की निस्बत। फौज के मामलात को दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे इस तरह से प्रोपगेट नहीं किया जाता, उसको सरे बज़्म लाके उछाला नहीं जाता, चौको चौराहों में चीथड़े नहीं लटकाए जाते। आपके मुल्क का पहले बेड़ा गर्क है। दुनिया चाहती है कि आपकी फौज जो दुनिया की 10 बेहतरीन अफवाज में से, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल जर्नल्स कह रहे हैं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं, सर्वेस कह रहे हैं कि आपकी फौज, आपकी आईएसआई दुनिया की 10 बेहतरीन इदारों में से एक है। और उसके मुखालिफ भी उतने ही हैं। जब उसके मुखालिफ इतने हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि वो अपनी छोटी छोटी खबरों को लाके वो हमारे जैसे इररिस्पॉन्सिबल साथियों के हवाले कर दें, और हम टॉक शोज में लेके बैठ जाएं और बेड़ा गर्क कर दें इदारे का? हम तो इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं ना अजहर साहब। मैं तो इस कम्युनिटी का, मैं खुद कह रहा हूं कि हम इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं। हमें बात करने का ढंग नहीं आता। हम तो हमारे तो गैर मोहतात रवैये होते हैं। लिहाजा वो इदारा काम कर रहा है, अपने तय काम कर रहा है, और उसकी देखिए, रॉ ने राब्ता किया है आपके आईएसआई से कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। क्यों नहीं इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने आपके फॉरेन ऑफिस से राब्ता किया? क्योंकि बेड़ा गर्क है आपके इदारों का। क्यों नहीं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने आपके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद से राब्ता किया? क्योंकि बेड़ा गर्क है आपकी पॉलिटिकल क्लास का।
क्यों नहीं ये पार्लियामेंट पार्लियामेंट क्यों नहीं? वहां की पार्लियामेंट ने आपकी पार्लियामेंट को खत लिखा, वहां के स्पीकर ने, वहां के लोकसभा के स्पीकर ने आपके असद कैसर को कहते हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं कश्मीर पे, क्योंकि उनको पता है कि इनकी पार्लियामेंट का बेड़ा गर्क है। उन्होंने अपनी रॉ से, आपकी आईएसआई से रब्ता किया कि जी आओ बैठे बात करें। तो उस इदारे की कुछ खूबियां हैं, बहरहाल उनको आप, उनकी खामियां भी अपनी जगह पे। अच्छा, मैं आपको नहीं कहना चाहता, लेकिन अब कह देता हूं, चले। देखिए, उसमें चीफ साहब ने इस बात का इतने खुले दिल से, इतने खुले दिल से और सीना चौड़ा करके उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे इदारे से गलतियां हुई है माजी। कोई कहे ना ये पीपल्स पार्टी नून लीग कहे ना, लोगों को बिठा, अब बस किसी बैकडोर ब्रीफिंग में ही कह दो कि हाँ हमसे गलतियां हुई। बैकडोर ब्रीफिंग में भी इनकी जुबानों पे छाले पड़े हुए। कहे ना पीपल्स पार्टी, आज जरदारी साहब, बिलावल साहब बैकडोर ब्रीफिंग में कह दें कि हाँ 13 साल में मैंने सिंध का बेड़ा गर्क किया, कह दें। नहीं कहेंगे। अच्छा, यहाँ यहाँ आपने बढ़िया अमीर बात साहब, आपने ये देखें, ये बहुत क्लैरिटी की जरूरत थी, और मैं चाह रहा था कि बड़े तरीके से कुछ चीजें आपके मुंह से कहलवाऊं। ये देखिए, ये एक पॉजिटिव जेस्टर है। ये जो 5th जनरेशन हाँ, वार चल रही है, और ये जो चेहरे हैं ना इनके, घिनौने चेहरे हैं, बड़े अदब के साथ, यानी हमारे पॉलिटिशियन इतने साफ होते, और लफ्ज स्टेट्समैन का अगर आप फिट करें तो पाकिस्तानी फौज स्टेट्समैन होना साबित कर रही है, और उन्हें साबित किया है उन चीजों को सारी को। अब अभी मीटिंग के बाद भी आप अंदाजा लगा लें, और यहाँ ये हाल है कि ये चोरी भी करते हैं सियासतदान, डकैती भी करते हैं, करप्शन भी करते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं, और उस पे फिर अतराते हैं, और फिर आकर बताते हैं मैं ये करके आया हूं, मैंने ये किया है। और जितना बड़ा डकैत, जितना बड़ा बदमाश है, उतना बड़ा सियासतदान यहाँ हमारे यहाँ बना हुआ है। और वो मैं वैसे अजरा मजाक कह रहा हूँ, वो 7, 8 या 9, 10 के मुंह पे छाले नहीं पड़ गए थे, उनके रंग फाक नहीं हो गए थे जो वो आए थे, जो उनका बयानिया लेकर चल गए थे, उनकी तो जुबानें बंद हो गई होगी यार। आप छालों की बात कर रहे हैं, आप जुबानों की बात कर रहे हैं। वो गुब्बारे में से जब हवा निकल जाती है ना, तो वो ऐसे फुदना बन के लटकने लग जाता है। वो लटके में थे ऐसे ही। वो यानी देखे ना, वो ऐसे। और ये इतनी बड़ी चपेट है, इतनी बड़ी चपेट है उनके ऊपर, वो समझते हैं कि हमसे बेहतर पता कोई नहीं, हम इतना कुछ जानते हैं। और उनके यानी उनके अंदर और बाहर निकाल कर सारा गंद बाहर फेंक दिया, और ये उनके लिए शर्म और डूब मरने का मकाम है। उम्मीद करता हूं कि वो काम हमारे सियासतदान नहीं कर सके, तो जो जनाब जनरल साहब ने काम कर दिया, उनको स्टेट्समैनशिप सिखा दी, स्टेट्समैनशिप सिखाई है उन्होंने। और आप सब लोगों को, जितने लोग तो उन्हें बताया कि स्टेट्समैन ये होता है, ये म्यार है जो हमारी सियासी जमातों में, हुकूमतों में ये सारा होना चाहिए। यहाँ वो हमारे किसी में बात नहीं की, वो अदलिया के बारे में भी किसी ने, और क्या कोई जवाब डिस्कस हुआ इस बारे में, कोई बात हुई? नहीं, बात बिल्कुल हुई है अदलिया के बारे में, लेकिन उन्होंने कुछ बातों पे बात की है। कुछ बातों के हवाले से बात उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एहतराम करता हूँ अदलिया का, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा। कुछ बातें जरूर अच्छा, हुई मैं थी। मैं इस पे छोड़ता हूँ, मैं इसके चले जरा, हम जरा अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जस्टिस काजी फाइज साहब को जितना आपने क्लोजली मॉनिटर किया आपने, और आई मस्ट पे कंट्रीब्यूट टू यू, आपको बड़ा सलाम है इस हवाले से कि आपने सिद्दीक जान वाले मसले में सिद्दीक जान के साथ खड़े हुए, जो कि सारा कुछ आपने अपनी आंखों के सामने देखा। जस्टिस काजी फाइज साहब को भी आपने बहैसियत और एरोगेंस, उनका तरीका कार, वो अपने सारा देख के, आप नहीं समझते इस मौके के ऊपर अदलिया ने अपने ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर लिया? देखिए, एक तो जो परसों जो ये हुआ सिद्दीक जान वाला मामला, तो मैं वहीं पर मौजूद था, और वक्फा आया आधे घंटे का, और आधे घंटे के बाद बेंच ने कहा कि हम अभी उठकर जा रहे हैं, आधे घंटे के बाद आकर हम अनाउंस करेंगे कि हमने फैसला अभी सुनाना है, शॉर्ट ऑर्डर, या हमने कल सुनाना। लिहाजा कोर्ट रूम में से लोग उठकर बाहर जाना चले गए। हम कुछ लोग थे, 5-7 सहाफी थे, 5-7 वकील थे, और जस्टिस काजी फायज साहब की फैमिली वहां मौजूद थी। आप जानते हैं, आपसे अक्सर कोर्ट रूम नंबर 92 में मुलाकात होती रही है। आप आते हैं, रॉस्ट्रूम के साथ ही आप लॉयर्स बैठते हैं, वही काजी साहब खड़े हुए थे, खुशगवार मूड में थे, अच्छे मूड में थे। मैं भी उनके पास उठ के चला गया। देखा देखी 2-3 और भी साफी दोस्त वहां आ गए, तो हमको 5-6 साफी वहां खड़े हो गए। तकरीबन को सवा घंटा, आधे घंटे का इंतजार था, वो सवा घंटे के बाद बेंच वापस आया। हम सवा घंटा काजी साहब के पास ही खड़े रहे और उनसे बड़ी खुल के बातें हुई।
अच्छा, मैंने उनसे वो कुछ अब मुझे नहीं पता, आप ही वकील हैं, मशवरा दे सकते हैं। कल को काउंसिल भी मेरा आपने पता है कि अगर कोई ये उसके कंटेम्प्ट की डोमेन में जहाँ मैं जाना शुरू करूँ, मुझे रोक लीजिएगा। तो काजी जस्टिस काजी भाई साहब बतौर साहिल थे वहाँ, मैं बता हाँ, देता हूँ बतौर आपको साहिल थे तो एक्चुअली। बस ठीक है, फिर खैर है, फिर ठीक है। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे बातें शुरू हो गई मुख्तलिफ इश्यूज पे, मुल्की मामलात पर भी, इदारों के मामलात के ऊपर भी, अदलिया के मामलात के ऊपर भी। तो काजी साहब जो है वो बार बार इशारा कहीं और कर रहे थे कि भाई वो उधर से मसला है, उधर से मसला है। अब मैं वो नहीं बताता कि वो किधर से मसला है, और ये सारे जो मुल्क के मसले हैं वो उधर से हैं। तो मैं बार बार काजी, और हमें वो कहते थे कि जी आप लोग जो है वो डर जाते हैं, आप लोग बात नहीं करते। तो वहां एक दोस्त ने खड़े होकर कहा कि जी ये वहां से होकर आए हैं अभी, तो इन्होंने वहां बड़े सख्त सवालात किए हैं, तो आप लोग इजाजत, आपसे हम सख्त सवाल करें, आपने फॉरेन कंटेम्प्ट कह के 6 महीने के लिए अंदर कर देना। उधर तो फिर भी हम सवाल करके आए हैं, आपसे सवाल नहीं कर सकते ना। तो उधर इशारा करे बार बार। मैंने उनसे कहा कि जी देखें, हम डरते हैं, आप कहते हैं हम डरते हैं, माना हम डरते हैं, हम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, हम डरते होंगे। हम अपने मालिकों से भी डरते हैं, अपने इदारों। अखबार का साहबी अपने मालिक से डरता है, टीवी का साहबी अपने मालिक से डरता है, हम कहीं और से भी डरते होंगे। हम तो वर्किंग जर्नलिस्ट है ना, आपको तो, आपकी तो परमानेंट जॉब है, आप तो मुल्क के इतने बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं, आपकी तनख्वाहें इंश्योर्ड है, आपको कोई डिमोट नहीं कर सकता कि यहां से उठा के आपको सेशन जज लगा दे। आपकी कटौती नहीं हो सकती तनख्वाह में, आपकी कुर्की नहीं हो सकती है। आपकी रिटायरमेंट के बाद भी, कह रहे हैं। आपकी रिटायरमेंट के बाद भी 14-15 लाख के पक्ष आपके महफूज है, पक्के ठुक्के हैं आपके वो। मैंने कहा जज साहब, हमारे डरने की तो लॉजिक हो सकती है, आप लोग क्यों डरते हैं? आप क्यों डरते हैं? ये जो अदलिया है, ये इंसाफ दे रही है लोगों को। सारी तस्वीरें, आपको पता है कोर्ट रूम नंबर 1 में सारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस की तस्वीरें लगी हुई सारे हैं। रिटायर्ड चीफ जस्टिस की मैंने तस्वीरें लगी इशारा हैं। किया, हाँ जी, मैंने यूं इशारा किया, मैंने कहा सर ये सारे तुरम खान अपने अपने जमाने के फन्ने खानों की तस्वीरें लगी हुई हैं। इन्हीं में जाके फिर कल को और लोग भी जाके खड़े हो जाएंगे। इनमें से किसी को भी एहसास नहीं आया कि हमने इस मुल्क के अदालती निजाम को कैसे ठीक करना है, हमने इंसाफ कैसे करना है। वो देखिए जी, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, अदलिया फलाना ढिमकाना, फिर उधर वापस उसी तरफ। यानी वो अदलिया से, और मुझे, मैंने बल्कि उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप जब बनेंगे चीफ जस्टिस आगे, अल्लाह करे हम दुआ गो हैं आप चीफ जस्टिस बने, मुझे तो नहीं पता था कि तो आधे घंटे के बाद वो बनने वाले हैं, मेरी दुआ कबूल होने वाली है। तो वो आधे घंटे के बाद जो फैसला आया वो अब चीफ जस्टिस हो जाएंगे। तो मैंने कहा सर आप चीफ जस्टिस होंगे तो आपके जेहन में कुछ है, कुछ प्रायोरिटी कि मैं ये काम करूंगा? तो वो कोई भी तसल्ली बख्श या इत्मीनान बख्श वो जवाब नहीं दे सके। तो मुझे तो अदरवाइज उनसे मायूसी हुई कल। अब जो सिद्दीक जार वाला मामला है, देखिए कुछ लोग आ रहे थे बारी बारी कोर्ट रूम में, तो उन्होंने एक दो लोगों को पॉइंट आउट किया, एक दो लोगों की उन्होंने तारीफ की। जिनकी उन्होंने तारीफ की, ये वो लोग हैं जो उनके हक में वीलॉग्स करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हमारी मैं हम किसी अब को समझ आ गई है, जरूरत नहीं है कहने ठीक है, की। ठीक है, जो उनकी हक, उनकी वो तारीफ कर रहे हैं, बल्कि वो हमें कह रहे हैं इनसे सीखें, उनको आइडियलाइज कर रहे हैं, उनको, ठीक है, उनको वो बाय नेम पुकार रहे हैं। फिर दो लोग आते हैं जो शायद उनके क्रिटिक हैं। देखिए ना, मेरी अपनी राय हो सकती है, आपकी अपनी राय हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही। वो दो उनके क्रिटिक थे, उनमें से एक बेचारा सिद्दीक जान भी है। सही है। अब सिद्दीक जान जो है, देखेंगे इसको 5-6 साल हो गए हैं इस्लामाबाद में आते। ये एक दुबला पतला सा नौजवान है, एक हम्बल बैकग्राउंड से, पसमानदा इलाके से उठ के आया, इसका कोई वाली वारिस नहीं था इस्लामाबाद में। बिल्कुल ऐसा ही, इसने ऐसा मेहनत, ही। ये हार्ड वर्किंग लड़का है। देखिए मेरा उससे क्या लेना देना, क्या सरोकार है? मैं तो उसको जानता हूँ, हमें आखिर यहाँ मिलते हैं, साथियों से उठना बैठना, हमें पता है कि कौन कितने, उसने हार्ड वर्किंग है, मेहनत की है। अब उसकी मेहनत की वजह से, उसके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसकी मेहनत से इख्तलाफ नहीं कर सकते। वो रऊफ इलासरा साहब की टीम में था, उन्होंने उठा के उसको बाहर निकाल दिया था। उसकी जगह पे कोई और होता, हिम्मत हार के वापस बहावलपुर या बक्कर पहुंचा हुआ होता। वो यही खड़ा रहा, जमा रहा, उसने मेहनत की। कुछ उसके जो रिपोर्टर्स हैं कोर्ट के, वो उसे हसद भी करते हैं, जेलस है अच्छा। उससे, उसकी मेहनत पे। कुछ और हमारे एंकर्स भी उससे हसद खाते हैं कि इसने लड़का, ये लड़का छोटा कल का बच्चा है, ये यहाँ ऊपर कैसे निकल गया। तो उसको भी उन्होंने जब बुलाया अपनी तरफ,
एक हमारे दोस्त गए सहाफ़ी उसको लेकर आए, तो उसको उन्होंने वही बातें की जो सामने आ चुकी है कि भाई तुम्हारी मेरे से कोई दुश्मनी है? उसने कहा नहीं सर। तुम मुसलमान हो? उसने कहा जी सर। तो फिर सच बोला करो। अच्छा, अब जिस तरह उन्होंने उसको बुला के, अब वो कुछ लोग जो डिफेंड कर रहे हैं काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को, वो कह रहे हैं जी उन्होंने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। उन्होंने जो भी कहा, जो आप कहते हैं ना कि उन्होंने कहा है, वो भी एक जज को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। बस यही एक कमीज़ है, ऐसे शख्स इसको बुलाना, हाँ जी, इशारे से बुलाना और आके कहना कि तुम कहाँ काम करते हो, क्या करते हो तुम? मुसलमान हो सच, जी, भाई क्या मतलब आपका? आपको एतराज़ है उसकी बातों पे, आप कहें कि तुमने ये गलत कहा है, ये सही है। आप कौन होते हैं जजमेंट देने वाले कि तुम सच बोला करो? हू आर यू टू से? आप कौन हैं? आपका क्या काम है इस बात से? कोई केस आपको बस लगा जो आपने फैसला करना था? जी। तो बस वो ये ना उनके अंदर एक चीज़ नज़र आ रही थी कि हम वहाँ पे क्योंकि कुछ 6-7 सहाफ़ी हो गए थे उस वक़्त, तो उन्होंने किसी को भी इस तरह से बुला के उसको एम्बैरेस नहीं किया या हैरेस नहीं किया, मैं समझूँगा कि आप 10 लोगों में अगर किसी को बुला के और उसको शर्मिंदा कर दें या उसको एम्बैरेस कर दें, तो इसकी तारीफ़ नहीं हो सकती। उन्होंने सिर्फ़ उसको इसलिए किया क्योंकि वो उनका क्रिटिक है। इस केस को वो फ़ॉलो-अप इस केस का मुसलसल कर रहे हैं, इस पे वीलॉग्स करता है और जज साहब ज़ाहिर बात है उसको उसके वीलॉग्स सुनते होंगे, देखते होंगे और वो जानते हैं कि ये मेरा क्रिटिक है। तो एक जज के अंदर जो बायस है, अज़हर साहब वो ये चीज़ नज़र असल आई यार, तकलीफ दे। वो वो सामने आप वो सामने नज़र आ गया। हाँ, हाँ। अल्लाह आपको खुश रखे, वो ज़ाहिर तो नहीं करनी चाहिए ना। हम सब बायस्ड होते हैं, हम सब न्यूट्रल नहीं है, हम इंसान हैं। बस। हमारे अंदर गोश्त-पोश्त के इंसान हैं, हमारे अंदर बायसेस होते हैं। मैं तो देख रहा था अगली चीज़, मैंने कहा ये जिस तरह कर रही है तो जब साल, सवा साल के बाद चीफ जस्टिस होंगे, तो ये आज इनके दिल में बायसेस है, ये तो फौरन बाहर निकाल देते हैं। इमरान खान के खिलाफ बायसेस बाहर, शहजाद अकबर के खिलाफ बायसेस बाहर, आप बोल छोड़े कर ना, आप इमेजिन करें, आप अमीर अब्बास साहब यानी कौन से चीफ जस्टिस के साथ इनकी बनी? अनवर जमाली साहब के साथ बनी, जस्टिस साकिब निसार साहब के बनी, आसफ सईद खोसर साहब नहीं, के साथ बनी इनकी, मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ बनी। आप यहीं से अंदाजा लगा रहे हैं ना, एक आदमी को समझने के लिए बड़ा आसान काम है। उनकी तो किसी से नहीं बनी, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहना चाहते हैं या क्या। और अब आपको पता है लाइव कवरेज के दरमियान उन्होंने मेरिट पे कितने का आर्गुमेंट्स किए। अब चूंकि जी, हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाना है, इस इश्यू पे दोबारा फिर किसी वक्त बात रहेगी। डिमांड रहती है तो टाइम ज़रूर देना है कभी-कभी कि हम कोई इंशाल्लाह, 10-12 दिनों के अंदर एक आध दफ़ा ज़रूर बैठें इस पे और इस तरह लंबी ज़रा खुल के बातें हो जाती हैं और लोगों को देखिए ये जो हमारा प्रोग्राम जब देखते हैं ना पूरे पाकिस्तान में तो अपनी जगह पर है, पूरी दुनिया के अंदर लोग देखते हैं तो सवाल आते हैं। तो इनसे उनको जवाब मिलके तशफ़ी होती है, बहुत परेशान है। मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं लोग। हम ये सारा जो कुछ कर रहे हैं मुल्क से बाहर लोगों के लिए बताने के लिए कर रहे हैं, आसानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका अमीर अब्बास साहब। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।